गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इथोलॉजी में मेथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर लेंगे, जिसमें से हमने न्यूरो एनाटॉमिकल टेक्निक ले चुके हैं, न्यूरो फिजियोलॉजिकल टेक्निक ले चुके हैं। आज हम लेंगे न्यूरो केमिकल टेक्निक। जैसा कि हमने जब न्यूरो फिजियोलॉजिकल टेक्निक में ले रहे थे, तब हमने बताया था कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी से या इलेक्ट्रिक उससे करंट से किसी को स्टिमुलेट करते हैं, तो ब्रेन का खाली वही पार्ट नहीं, बाकी जो उसके बिल्कुल पास में अटैच्ड पार्ट हैं वो भी स्टिमुलेट हो जाते हैं, और हम इसलिए एक छोटे से पोर्शन का फंक्शन क्या है नहीं जान पाते। और उसी में हमने बताया था कि जब हम नोर एड्रेनलाइन जो हार्मोन है वो कैनुलाई से डालते हैं पर्टिकुलर एरिया में, तो सिर्फ उसी पाथवे को वो स्टिमुलेट करता है जिसके लिए हमने उसे अप्लाई किया होता है। ये जो एक्सपेरिमेंट था उससे एक नया जो टेक्निक है न्यूरोकेमिकल टेक्निक, उस पर बहुत ज़्यादा वर्क हुआ। इसके अंदर हम केमिकल यूज़ करते हैं ब्रेन को स्टिमुलेट करने के लिए। तो नेचुरली इसमें हम ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, और ड्रग्स दो तरह से हो सकती हैं। एक जो कि न्यूरो ट्रांसमिशन को ब्लॉक करते हैं, इसलिए हम उसे ब्लॉकिंग एजेंट कहते हैं, और दूसरी जो उसको उद्दीपित करती है या उसे हम उससे ज़्यादा बढ़ाती है, उसे हम जो सेडेटिव्स या साइकोएक्टिव ड्रग्स कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सदियों से अल्कोहल, ओपियम, हशीश, भांग, इन सब का उपयोग होता आया है हमारे जीवन में। और आप लोगों ने पुराने जितने भी पौराणिक कथाएं होती हैं उसमें हम देखते हैं कि वो लोग मदिरा पान करते थे, अल्कोहल को मदिरा कहते थे, मदिरा पान करते थे। और शंकर जी को तो हम जो है वो भांग का कहते ही हैं। उसमें तो शिवरात्रि में हमारे यहाँ कई जगह भांग की का सेवन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो थी, ये दर्द को कम करने के लिए, या हम कहें यूफोरिया मीन्स सुखाभ्यास की सुख की अनुभूति होती है, जो उसको क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब इसका ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है तो ये इतना ज़्यादा डोमिनेट करने लग जाता है कि बहुत सारे अपराधों को जन्म देता है। आप लोग ऐसे किस्से रोज़ सुनते भी होंगे। जब हम दवाओं की बात कर रहे थे तो दो तरह की दवाई होती हैं। एक होती हैं साइको एक्टिव ड्रग्स, जो कि डिप्रेशन, अवसाद या एसोमनिया मतलब नींद नहीं आने वाली दवाइयों के उसमें दी जाती है, जैसे ट्रैंक्विलाइजर्स हैं, सेडेटिव्स हैं। और दूसरी जो है वो कहलाती है साइकोमिमेटिक ड्रग्स, जिसमें मुख्यतः लिसर्जिक एसिड या जिसे एलएसडी कहते हैं वो इंक्लूड होती हैं। तो साइको एक्टिव ड्रग्स वो होती हैं जिसमें हम नींद नहीं आए या डिप्रेशन हो तब इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें इन दवाइयों से हल्की सी नींद आती है और अच्छा फील होता है, जबकि साइकोमिमेटिक ड्रग्स में हमें उत्तेजित करती हैं और हमें जगाए रखती हैं। ये जो ड्रग्स है इसको हम और दो तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले उसमें एग्जाम्पल लिया था, जब न्यूरो फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स किए थे, तब हमने कहा था नोर एड्रेनलाइन जो है हार्मोन, उसमें हम हाइपोथैलेमस में डालते हैं, जो कि उसके ड्रिंकिंग उसको एनहांस करता है। तो अब हम उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं। दो जो हैं वो हैं, एक तो फिजियोलॉजिकल एजेंट्स हैं जो कि हमारे शरीर में पहले से प्राप्त होते हैं, परंतु उसका उत्पत्ति और जो यूज जहाँ पे वो टारगेट ऑर्गन है वो डिफरेंट होता है, जैसे एड्रेनलाइन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और ग्लूटामिक एसिड।
इन सब का जो उत्पत्ति स्थल है और जो टारगेट ऑर्गन है वो डिफरेंट है, परंतु हम इसको कैनुलाई से या इंजेक्शन के थ्रू यूज़ करते हैं। दूसरा होता है कि फॉरेन एजेंट्स जैसे कि रेज़ाप्राइम, बार्बिट्रेट्स, लिसर्जिक एसिड जिसे हमने LSD कहा था, ये हमारे शरीर में नहीं होते, परंतु हम इसका यूज़ करते हैं। एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे ब्रेन में बैरियर होता है जिसे हम कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर, और इस बैरियर को बहुत कम केमिकल्स ओवरकम कर सकते हैं, और यही कारण है कि ब्रेन की बहुत कम ड्रग्स हैं, क्योंकि इस बैरियर को पार करना हर उसके लिए इजी नहीं है। जब हमने नॉरएड्रेनालाइन की बात की थी, सेम ही साइंटिस्ट ने एसिटाइल कोलिन जो है उसका यूज़ किया RP मिशेल ने, और इसने एक कैनुला से एक फीमेल बिल्ली के मस्तिष्क में डाला, एस्ट्रोजन डाला। आप लोगों को सबको मालूम है एस्ट्रोजन जो है वो फीमेल हार्मोन है जो कि सेक्सुअल या मेटिंग बिहेवियर को एक्साइट करता है। तो फीमेल जो कि अपने मेटिंग सेशन में नहीं थी, परंतु इस प्रभाव से उसने जो मेल हैं उनको इनवाइट किया, और ये जो कारण था वो एस्ट्रोजन की वजह से हुआ। अगर यही एस्ट्रोजन हम ब्रेन के हाइपोथैलेमस को छोड़ के किसी भी ब्रेन के हिस्से में डालते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब सिर्फ हाइपोथैलेमस का जो आगे वाला हिस्सा है वो ही इसके प्रति सेंसिटिव है, प्लस वो मेटिंग बिहेवियर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। मैंने जैसे आपको बताया कि ब्लड ब्रेन बैरियर को पार करना इजी नहीं है, लेकिन अगर हम ग्लूकोज की जगह गोल्ड थायोग्लूकोज डालते हैं तो ग्लूकोज ब्रेन जो है वो ग्लूकोज और उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती, तो जो रिसेप्टर इसको ग्रहण करता है या उसको ले लेता है, थायो जो है, थायोग्लूकोज में थायो जो पार्ट है वो ब्रेन के वो पार्ट को डैमेज कर देता है, और इससे भी हम उस पार्ट के फंक्शन को देख सकते हैं। आज हमें ब्रेन को चेक करने के लिए सिर्फ एक टेक्निक नहीं, बहुत सारी टेक्निक अवेलेबल हैं। जैसा कि हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक्सरे है, MRI है, MRA है, CT स्कैन है, PET स्कैन है। ये डिपेंड करता है कि हमें क्या देखना है। अगर हमारे को ब्रेन में अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है और हमें फ्रैक्चर देखना है तो नेचुरली हम एक्सरे देखते हैं, या अगर खाली स्वेलिंग हो तो भी हम एक्सरे देख लेते हैं। लेकिन उसके लिए बेस्ट पार्ट रहता है कि हम MRI करवाएं उसकी, और किसी की फंक्शनिंग और को देखना होता है तो हम पहले CT स्कैन करवाते थे, आज भी बहुत ईजी होता है। CT स्कैन के अंदर भी उसे हम लोग जो CT स्कैन या टोमोग्राफी टेक्निक कहते हैं, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, इसके अंदर आप देखेंगे तो आड़ी में वो कंप्यूटर में पहले से ही आड़ी इसकी कार्ड्स रहती हैं और उसको चेक करते हैं। आजकल जो बहुत इस्तेमाल हो जाती है वो है PET स्कैन। इस PET स्कैन के अंदर हम लोग ग्लूकोज की बजाय एक ऐसी विशेष शर्करा करते हैं, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो ईजिली ब्लड ब्रेन बैरियर को पार कर जाती है, जो कि लो एनर्जी साइक्लोट्रॉन होता है जो कि पॉजिट्रॉन एमाइट करता है, और जो एमाइट करता है वो कलरफुल आपको दिखाई देती हैं। आप देख सकते हैं इसमें बहुत कलरफुल है PET स्कैन में, और इस कलरफुल की वजह से हम को मालूम चलता है कि क्योंकि जो पार्ट एक्टिव होता है वो ग्लूकोज का इंटैक्ट ज़्यादा करता है, और ग्लूकोज जो हमने दी है वो पॉजिट्रॉन एमिटिंग ग्लूकोज है, तो हमें बहुत क्लियर दिखाई देगा कि वो ग्लूकोज कहाँ कहाँ एक्टिव है।
अगर आप इस तरह से देखेंगे तो रेस्टिंग में किसी भी उसकी जो पेट स्कैन है वो कैसे दिखाई देता है, वॉकिंग में कैसे दिखाई देता है आप देख सकते हैं। इसमें जब वो देखता है तो नेचुरली आप देख रहे हैं जो ओसिपिटल है रेड वाला, वो ओसिपिटल जो है वो रीजन एक्टिव है। जब वो सुन रहा है तो आप देख सकते हैं उसका राइट जो लोब है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। जब वो सोच रहा है तो ब्रेन का आगे जो फ्रंटल है वो ज़्यादा एक्टिव है। और रिमेम्बरिंग के लिए अगर आप देख रहे हैं तो इसका पूरा इधर से पोर्शन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। ये नॉर्मल कोर्स में है। इसके अलावा अगर किसी के डिजीज़ होती है तो भी हमें मालूम चल जाता है कि उसमें कौन सा पार्ट एक्टिव है। सेम हम एक सिंपल हेल्दी एक पेशेंट की टोमोग्राफी है और एक नॉर्मल है। आप हेल्दी में देखिए तीनों एक्टिव है और जबकि इसमें नहीं है। अगर ADHD वाले में देखते हैं तो फ्रंटल लोब्स है, टेम्पोरल लोब्स है, आप देख रहे हैं कि वो ज़्यादा एक्टिव हैं और विद ADHD में बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। अगर हम सिर्फ देख रहे हैं तो कौन सा पार्ट है, लिसनिंग कर रहे हैं तो कौन सा पार्ट है, आप एक दो बार देखेंगे तो ही मालूम चलेगा कि सब देखने के लिए ओसिपिटल रीजन काम आता है। थिंकिंग के लिए अगर हम करते हैं तो फ्रंटल लोब जो है वो ज़्यादा वर्किंग होता है और वर्किंग होते हैं तो सारे लोब हमारे बहुत ज़्यादा वर्किंग होते हैं। तो ये जो चीज़ है कंप्यूटराइज्ड है, इसमें पहले से बना हुआ है। जहाँ जहाँ पोजिट्रोन एमाइटिंग जो ग्लूकोज है वो पहुँचा है वो वहाँ पे लेबल हो जाता है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन सा पार्ट एक्टिव है जब वो लिसनिंग कर रहा है, थिंकिंग कर रहा है या कुछ भी वर्क कर रहा है। ये हमारे 3 पार्ट थे, दोनों चीज़ों के लिए, डायग्नोसिस के लिए भी और उसको क्या हम उसका हल निकालें उसके लिए भी। न्यूरो एनाटोमिकल, न्यूरो फिजियोलॉजिकल और न्यूरो केमिकल। थैंक यू। कल हम स्टार्ट करेंगे कि अगर हमें वाइल्ड में बिहेवियर चेक करना है तो हम कैसे करें।